morning to all of you. Dear friends, how are you all? I think all are fine. So today we will discuss Newton law of motion MCQs for physical education. ये MCQs बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग बात करें, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो आज हम इनको ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से देखेंगे कि इन MCQs को कैसे करते हैं और कैसे इनका आंसर्स निकाले जाते हैं। तो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गो टू MCQ नंबर 1। जो हमारा MCQ नंबर 1 है वो है कि अ क्रिकेटर कैचेस अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इन 0.1 सेकेंड, मूव स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, देन द फोर्स इज। भाई इसमें फोर्स पूछा हुआ है, फोर्स का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। सबसे पहले जो हमारा इसमें मास ग्राम में दिया हुआ है, हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, 150 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको 150 ग्राम को 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा किलोग्राम्स निकल जाएगा। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि फॉर्मूले में जब हम इन वैल्यू को पुट करेंगे 150 अपॉन 1000, यहीं पे ऐसे ही पुट कर दो, फिर इसको कट कर देंगे। फिर एक्सीलरेशन का हमें फॉर्मूला पता है। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसमें हमें डायरेक्ट स्पीड दी हुई है, तो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी हमारी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी और हमारा टाइम 0.1 है। अब इसको कट करो, जो ये पॉइंट कटेगा तो ये ऊपर 10 चला जाएगा, इस जीरो से ये जीरो गई, इस जीरो से ये जीरो, इससे ये, तो हमारा फोर्स कितना आ गया, 30 न्यूटन। क्लियर है सभी को जी। तो हमारा फोर्स आएगा 30 न्यूटन। तो हमारा किस ऑप्शन में 30 न्यूटन है, 1 में 50 है, सेकंड हमारा ऑप्शन राइट है, ठीक है। इसी प्रकार हम इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं अगर हमें फार्मूलाज पता है, हमें फोर्स का फार्मूला पता है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि हम इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे। और अगर हमें स्पीड इनिशियल फाइनल दी हुई है तो एक्सीलरेशन का भी फार्मूला हमें पता है कि भाई क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। उससे हम इजीली कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू MCQ नंबर 2। F इज इक्वल टू MA, जो हमने अभी सोल्व किया है। इक्वेशन रिलेटेड टू, भाई ये पूछ रहा है कि जो ये F इज इक्वल टू MA है, फोर्स बराबर है मास के और एक्सीलरेशन के, ये कौन से न्यूटन के लॉ में आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है न्यूटन फर्स्ट लॉ, ऑप्शन नंबर 2 है न्यूटन सेकंड लॉ, ऑप्शन नंबर 3 है न्यूटन थर्ड लॉ, या फिर नन ऑफ दिस। तो अगर हमने न्यूटन के लॉज अच्छे से किए हैं तो हमें पता है कि न्यूटन के सेकंड लॉ को में आता है कि फोर्स इक्वल होता है मास और एक्सीलरेशन के। और हमारे जो न्यूटन के सेकंड लॉ है उसको लॉ ऑफ एक्सीलरेशन भी बोला जाता है। और इसी को लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोला जाता है, लॉ ऑफ मोमेंटम। ये दोनों नाम हमारे सेकंड लॉ के हैं, ठीक है। उसके बाद में हम फर्स्ट लॉ को बोल देते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, और थर्ड को भी हम कई नामों से जानते हैं। इसको भी हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉज पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि कौन से लॉ को, फर्स्ट लॉ को, सेकंड लॉ को, थर्ड लॉ को किस नाम से जाना जाता है। तो हमारे जो MCQ नंबर 2 है उसका आंसर हुआ ऑप्शन 2, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। अब बात करते हैं MCQ नंबर 3 की। जो हमारा MCQ नंबर 3 है वो क्या है कि भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था उसने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, एक्सीलरेशन के बारे में दिया था, मोमेंटम के बारे में दिया था, इनर्शिया के दिया था, एक्शन रिएक्शन के दिया था। तो हमें पता है कि ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि हमारा जो ऑप्शन 3 है वो राइट है, क्योंकि इसके हिसाब से जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है कि भाई कोई भी वस्तु जब तक रेस्ट में रहेगी, जब तक कोई उस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाई जाती, और कोई भी वस्तु तब तक मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाई जाती उसको रोकने के लिए। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या यूज़ हो रहा है, इनर्शिया का यूज़ हो रहा है, तो इसलिए लॉ ऑफ इनर्शिया भी फर्स्ट लॉ को बोला जाता है। लॉ ऑफ एक्सीलरेशन और मोमेंटम ये हमारे न्यूटन सेकंड लॉ है, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया है। और एक्शन और रिएक्शन ये हमारा थर्ड लॉ है।
ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू MCQ नंबर 4। अ पर्सन गेट हर्ट ड्यू टू किक ऑन स्टोन देन रेस्पॉन्सिबल इज। अरे भाई एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, एक बहुत ही बड़ा पत्थर था, उस पर किक लगाई, और किक करने के बाद में ऑब्वियस सी बात है कि उसके पैर पे चोट लगेगी। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन से लॉ में ऐसा होता है कि जब उसने किक लगाई तो उसके पैर में भी चोट लगी। अरे तो हमें पता है कि भाई उसने कोई एक्शन किया तो उसको अपोजिट में भी रिएक्शन मिला। जो हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ है वो क्या बोल रहा है, एवरी एक्शन हैव देयर अपोजिट रिएक्शन एंड इक्वल रिएक्शन, है ना, अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है। तो हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो देखते हैं यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ कहाँ पे है। ऑप्शन 1 इनर्शिया, सेकंड वेलोसिटी, थर्ड एक्शन रिएक्शन, फोर्थ एक्सीलरेशन। तो हमारा थर्ड राइट हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ में बोलता है कि एक्शन का रिएक्शन होता है इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है। एक्सीलरेशन, फिर दोबारा से बात आ जाती है भाई एक्सीलरेशन कौन सा होता है, हमारा सेकंड लॉ है। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। और जो हमारी वेलोसिटी होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होती है एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। तो जो भी चीज़ जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। इनर्शिया हमारा फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ये हमें पता है। और जो यूनिट होती है वेलोसिटी की वो हमेशा ध्यान रखना वो मीटर पर सेकंड होती है। अगर यूनिट पूछी जाती है वेलोसिटी की तो वो मीटर पर सेकंड होती है। और ये हमें बताती है कि हम एक किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है उसको डिफाइन करती है वेलोसिटी। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में यही डिफरेंस है। जो हमारी एक्सीलरेशन है वो बताती है कि चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है उसमें चेंज कितना हुआ है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते हैं ना हम एक्सीलरेशन में, तो उसमें एक्सीलरेशन में बताता है कि चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ। लेकिन जो वेलोसिटी है वो बताती है कि चेंज इन स्पीड, मीन्स स्पीड कितनी है हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है वो बताती है वेलोसिटी। ये मेन डिफरेंस है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में। जो यूनिट होती है एक्सीलरेशन की वो भी ध्यान रखना वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है। ओके, नाउ मूव टू MCQ नंबर 5। विच कंजर्वेशन प्रिंसिपल एप्लीकेबल ऑन मोशन ऑफ रॉकेट। अरे भाई अगर कोई रॉकेट हवा में चल रहा है, वो मोशन कर रहा है, गति में है, तो वो पूछ रहे हैं कि वो जब गति में है तो उस पर कौन सा कंजर्वेशन का लॉ यूज़ हो रहा है, मोशन का। लॉ ऑफ मोमेंटम हो रहा है, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन हो रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया हो रहा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल हो रहा है। तो हमें पता है कि अगर मोशन की बात हो रही है तो मोशन में हमेशा लॉ ऑफ मोमेंटम यूज़ होगा। जो लॉ ऑफ मोमेंटम है इसका फॉर्मूला, इसको जो मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं पी से डिफाइन करते हैं, और मोमेंटम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, है ना। तो इसमें हमें पता है कि अगर जितना ज़्यादा हमारा मास होगा, जितनी ज़्यादा हमारी वेलोसिटी होगी, उतनी ज़्यादा हमारा मोमेंटम होगा, है ना। तो ये डायरेक्टली हमारे मास और मोमेंटम के ऊपर डिफाइन करता है। और अगर हम बात करते कि भाई रॉकेट ऊपर कैसे जा रहा है, मीन्स उसको कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से वो ऊपर जा रहा है, तो उसको वो सबसे पहले तो नीचे की तरफ कैच छोड़ रहा है, फिर वो ऊपर जा रहा है। इट मीन्स पहले एक्शन हो रहा है नीचे की तरफ, फिर वो रिएक्शन दिखा रहा है ऊपर की तरफ, है ना। तो वो हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ आ जाएगा। और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैव देयर अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो जब वो ऊपर चला जाएगा तो देखो जैसे उसने फोर्स लगाई यहाँ पे 100 न्यूटन की, है ना, वो नीचे की तरफ गैस निकाली, तो जब वो ऊपर चले जाएगा ना तो देखो उसके अंदर जो मास है, गैस है, रॉकेट के अंदर गैस है, उसका लेवल कम होता जाएगा। नॉर्मल सी बात है, गैस ख़त्म होती जाएगी जितना वो चलेगा। लेकिन जो लेकिन जो उसकी वेलोसिटी है, अरे वो भी तो इंक्रीज़ होती चली जाएगी। तो मीन्स उन दोनों के बीच में बैलेंस रहेगा, जितने उसका मास घटता रहेगा उतनी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। तो न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल है अगर हम बात करते हैं कि वो कैसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मोशन की बात करें तो मोशन में लॉ ऑफ मोमेंटम होगा, जो हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है। आई थिंक अब आपको ये क्लियर होगा डाउट। जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो लॉ ऑफ एक्सीलरेशन है, इसको भी हम सेकंड लॉ बोलते हैं। जो हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया है वो फर्स्ट है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल हमारा थर्ड है, ठीक है। रेसिप्रोकल हमारा एक्शन रिएक्शन को ही बोलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू MCQ नंबर 6। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, अ मूविंग ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस फोर्स विल रिमेन। भाई ये कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मोशन में है, और हम क्या करते हैं उस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो रिमेन इन मोशन होगा, स्टॉप होगा, रुक जाएगा, चेंज इन मोमेंटम होगा, या नॉन ऑफ दीज। अरे भाई कोई ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है, हम उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे,
तो अगर हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो नॉर्मल सी बात है वो रिमेन इन मोशन रहेगा, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि कोई उस पर बाहरी अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाई जाती रोकने के लिए, और एक ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाई जाती उसको चलाने के लिए, मूव करने के लिए। ठीक है, तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें बता रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया इसी को बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नाउ मूव टू MCQ नंबर 7। विच लॉ एक्सप्लेन व्हेन अ मैजिशियन पुल्स अ टेबल क्लॉथ आउट फ्रॉम अंडर डिशेज एंड ग्लासेस ऑन अ टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग दैम। भाई ये पूछ रहा है कि एक टेबल है, ये हमारी टेबल है, ये टेबल के ऊपर ये कपड़ा रखा हुआ है, कपड़े के ऊपर कुछ डिशेज हैं, कुछ ग्लासेस हैं, ये ग्लासेस हैं। तो ये पूछ रहा है कि जब वो जादूगर इन डिशेज को और कपड़े को इसके नीचे जो ये डिशेज के नीचे कपड़ा है, जब वो इसको हटाएगा तो क्या कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है। तो भाई हमने देखो कौन से लॉ में पढ़ा था कि हम जिस चीज़ पे फोर्स लगाएंगे सिर्फ वही चीज़ अपनी जगह से मूव करेगी और नहीं करेगी। बताओ। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि देखो हम फोर्स लगा रहे हैं इस कपड़े के ऊपर, इस क्लॉथ के ऊपर, हम तो उनके ऊपर जो डिशेज हैं, ये डिशेज हैं, दिस इज, ये हमारा ग्लास है, हम तो इनके ऊपर फोर्स ही नहीं लगा रहे, तो ये क्यों अपनी जगह से हटेंगे। तो जब इनके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे तो ये तो जब हम उसको स्पीड से पुल करेंगे, जब अपनी तरफ कपड़े को खींचेंगे, जो जादूगर होता है वो खींचता है, तो कपड़ा तो अपनी जगह से हट जाएगा क्योंकि इस पर फोर्स लग रही है। लेकिन जिस चीज़ पे फोर्स नहीं लग रही वो अपनी जगह वहीं पे रखी रह जाएगी। तो ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताता है ना। तो फर्स्ट लॉ यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये तो बोलता है कि भाई अगर हमारे किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है तो वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, अगर नहीं लग रही है तो वो वहीं पे रिमेन सेम पड़ा रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाती। इसमें बहुत सारे आप एग्जांपल से ले सकते हो। आप ले सकते हो एग्जांपल कि आप कैरम बोर्ड खेल रहे हो, है ना। देखो कैरम बोर्ड में ऐसे एक दूसरे के ऊपर ये गिट्टियाँ ऐसे रखी रहती हैं, तो आप जब इधर से इसको पुश करते हो सबसे नीचे वाली गिट्टी को जो नीचे रहती है, तो ये तो निकल के इधर साइड में आ जाती है, लेकिन जो ये ऊपर वाली होती हैं ये इसकी जगह ले लेती हैं, इसकी जगह यहीं पे सेम नीचे आ जाती हैं। ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, लेकिन जो नीचे वाली होती है वो निकल के चली जाती है। इट मीन्स हमने जिस चीज़ पे फोर्स लगाई वो तो मूवमेंट कर गया, वो उसने तो मोशन दिखाया, लेकिन जिस पे फोर्स नहीं लगाई वो अपनी जगह रिमेन पड़ा रहा। ठीक है, तो ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड लॉ आता है, फिर से हम डिफाइन करते हैं। सेकंड लॉ को हम लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। थर्ड लॉ को हम लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें हम जितना एक्शन करेंगे उसके इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू MCQ नंबर 8। वैन एयर रसेज आउट ऑफ अ बैलून एंड इट मूव्स अपवर्ड। भाई ये कह रहा है कि जब बैलून होता है, बैलून के अंदर से गैस निकलती है, तो वो गैस तो नीचे की तरफ निकलती है लेकिन बैलून ऊपर की तरफ भाग जाता है। ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमने अभी तो पढ़ा है कि एवरी एक्शन हैव देयर अपोजिट रिएक्शन एंड इक्वल रिएक्शन, कि भाई जो कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन भी हो रहा है। तो अगर बैलून हमारा नीचे की तरफ गैस रिलीज़ कर रहा है, ये गैस रिलीज़ कर रहा है, तो उसका रिएक्शन अपोजिट जरूर होगा ऊपर की तरफ, अपवर्ड, है ना। जैसे आप रॉकेट में भी एग्जांपल ले सकते हो, अभी हमने बताया भी था, डिस्कस भी किया था। अगर उसमें भी ऐसा हो रहा है तो उसमें भी सेम रिजल्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि जितना हम एक्शन किसी तरफ करेंगे तो उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन जरूर होगा। जैसे अगर हम रनिंग कर रहे हैं, ट्रैक है ये हमारा ट्रैक है, जैसे ये, तो जब हम कर्व में मुड़ते हैं तो हमें पता है कि हमारी सेंटीमीटल फोर्स हमारी हेल्प करती है अंदर की तरफ मुड़ने में, क्योंकि सेंटीमीटल फोर्स हमेशा अंदर की तरफ मूव करती है, अंदर की तरफ लगाई जाती है ट्रैक के। लेकिन जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बैलेंसिंग के लिए उतनी ही फोर्स उसकी बाहर की तरफ लगाई जाती है। तो ये दोनों फोर्स लगती है तभी हमारी बॉडी बैलेंस में रहती है। अगर ये नहीं लगेगी तो हमारी बॉडी बैलेंस नहीं बना सकती। तो यहाँ पे भी हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ यही बोलता है कि एवरी रिएक्शन हैव देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, और न्यूटन का फोर्थ लॉ नहीं होता, ये भी बात ध्यान रखना। ओके, विच ऑफ दैम बेस्ट डिस्क्राइब वेट ऑन अर्थ विल चेंज ऑन अनदर प्लेनेट। भाई ये कह रहा है कि वेट होता है जो अर्थ पे वो चेंज होता है अदर प्लेनेट पे। अगर हमारा वेट पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर 60 kg है, तो वो मून के ऊपर कितना होगा। वो मून के ऊपर 60/6 कितना रह जाएगा, 10 kg।
वो क्यों होगा? क्योंकि जो मून पे ग्रेविटी है होती है वो 1/6 है यहाँ की अपेक्स अगर देखें, है ना, तो इसी वजह से चेंज होता है। जैसे जुपिटर की बात करें तो वो 25 मीटर पर सेकेंड है वहाँ पे, तो इसी वजह से जो हमारा वेट है, अगर हम यहाँ से मून पे जाएँ या किसी ग्रह पे जाएँ तो वो बिल्कुल डेफिनेटली चेंज होगा, क्योंकि जो हमारा वेट होता है उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी। तो हमारे जो अगर हम मास में ग्रेविटी की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वेट आ जाता है। तो मास क्या होता है? मास होता है जिसमें सिर्फ हमारा मैटर कंटेन होता है, जितना हमारे अंदर मैटर है, लाइक कोई ऑब्जेक्ट है जितना उसके अंदर खुद के मैटर कंटेन होता है उसको उसका मास बोलते हैं। लेकिन अगर हम उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई कर दें और उसकी मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि यहाँ पे हमारी अर्थ के ऊपर 9.8 मीटर पर सेकेंड है ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर हम उसकी मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा वेट आ जाता है। वेट हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। अगर हम अर्थ के ऊपर पोल्स की भी बात करें तो इसमें हमारी क्या है, हमारी नॉर्थ टू साउथ पोल, हमारी जो रेडियस है वो कम ज़्यादा है, तो इस वजह से जो अगर हम पोल पे अपना वेट मेज़र करेंगे कुछ और आएगा, और बीच में मेज़र करेंगे तो कुछ और आएगा। तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह में, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो इसके हिसाब से जब हमें पता चला कि भाई ये फ्लक्चुएट होता रहता है, तो इसके हिसाब से अब आंसर देखेंगे कि किसका इस पर इंपॉर्टेंस है, ग्रेविटी का और मास का। तो देखते हैं अब ऑप्शंस क्या हैं। जी, ऑप्शंस हैं, नंबर 1 है वेट ऑन चेंज ऑन नो मैटर वेयर वी आर। भाई ये तो गलत हो जाएगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं उठता। फिर है सेकंड है डिफरेंट प्लेनेट हैव डिफरेंट ग्रेविटेशनल पुल्स। ये ठीक लग रहा है हमें, चलो फिर भी देखते हैं कि कोई इससे भी बेटर ऑप्शन हो। ऑप्शन 3 इन जनरल स्मॉल द प्लेनेट ग्रेटर द वेट। भाई ये भी गलत है, तो फोर्थ भी गलत है, तो हमारा सेकंड राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है डिफरेंट प्लेनेट हैव डिफरेंट ग्रेविटेशनल पुल्स, क्योंकि भाई अलग अलग जो हमारे प्लेनेट्स होते हैं उनकी अलग अलग ग्रेविटेशनल वैल्यू होती है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जो हमारा वेट होता है, ध्यान रखना, जो अगर उसकी एसआई यूनिट पूछी जाती है तो वेट की एसआई यूनिट हमेशा न्यूटन होती है, और जो हमारा मास है, मास की एसआई यूनिट हमेशा केजी होती है, किलोग्राम होती है। जो हमारा मास है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जो वेट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास में केवल मैग्नीट्यूड होता है, जो हमारा वेट होता है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है आपके लिए। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 10। एक्सीलरेशन इज कॉज्ड बाय अ फोर्स एक्ट ऑन मास। भाई एक्सीलरेशन इज कॉज्ड बाय अ फोर्स एक्ट ऑन मास। ये कह रहा है कि एक्सीलरेशन होता है जब अगर हम फोर्स लगाते हैं एक्ट ऑन मास। तो हमें पता है कि भाई फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ये फॉर्मूला किस में है, हम लिख सकते हैं एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, है ना। तो ये किस में डिफाइन हो रहा है, हमारे न्यूटन के सेकंड लॉ में हो रहा है। ऑप्शन 1 है फर्स्ट लॉ, सेकंड है सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ इसका आंसर हो जाएगा, है ना। जो हमारा सेकंड लॉ है उसमें मेनली होता है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, और एक मोमेंटम के लिए भी फॉर्मूला होता है जो होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो ये दो फार्मूलाज होते हैं हमारे सेकंड लॉ में, इनका आपको पता होना चाहिए। तो आज ये हमारे कुछ 10 MCQs थे। आपको इनको देखने के बाद में कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें, ओके। तो हम ऐसे MCQs आपके सामने लाते रहेंगे, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहें, ओके दैन। थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो।